Today we'll start with the haloalkanes and haloarenes. In the previous lecture, we discussed about the nomenclature and as well as vicinal, geminal, allylic and vinylic compounds. So in this video, we'll discuss about the physical properties of the haloalkane. First of all, we'll start with the boiling point. Boiling point. Now see, first of all बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, H बॉन्ड एज वेल एज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब H बॉन्ड कहाँ पर होगा? जहां पर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, या तो नाइट्रोजन के साथ में, या ऑक्सीजन या फ्लोरीन। अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो होता है दैट इज योर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस वन में कर चुके हैं ये कंसेप्ट को हम, कि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। अब जैसे मान लो इनके पास ये आ गया, ऐसे ही CH3CH2Br है, और ऊपर लेते हैं हम CH3Br। अब इसमें वंडर वॉल का ही कंसेप्ट रहेगा, H बॉन्ड कहीं आएगा ही नहीं, H बॉन्ड बिल्कुल नहीं आएगा। फर्स्ट उसका रीजन क्या है? जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड में क्या होगा, दिस बॉन्ड जो H है वो जुड़ा हुआ कहाँ है, विद द कार्बन। इवन अगर हम ये भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी आप कहोगे कि फ्लोरीन है तो H बॉन्ड आएगा, बट यहाँ देखो आप इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये ऐसे होगा CH3 CH2 और F, यहाँ H यहाँ H यहाँ H। अब ये जो आपके पास कंडीशन होती है H बॉन्ड की, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इट शुड बी डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन। ये कांटेक्ट में नहीं है हाइड्रोजन के, तो यहाँ कोई H बॉन्ड नहीं बनेगा। ये कोई मतलब नहीं होता है कि फ्लोरीन प्रेजेंट है तो H बॉन्ड बन जाएगा। H बॉन्ड बनने के लिए जरूरी ये है कि H और F हो, H के साथ F हो, या फिर O के साथ जुड़ा हुआ H, या फिर N से जुड़ा हो H, तब बनता है आपका H बॉन्ड। किसी कंपाउंड में N O या F होने से H बॉन्ड बन जाए कोई जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हेलोअल्केन्स में H बॉन्ड से कोई लिंक नहीं है बॉइलिंग पॉइंट का, फर्स्ट ऑफ, ठीक। अब देखो जब H बॉन्ड नहीं है तो सेकंड पॉइंट बनता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखो क्या आ सकता है आपके पास, ये 1 2 3 ये तीनों कंपाउंड दिए हों और वो कहे कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका साइज सबसे कम है, फर्स्ट है वो आपका CH3Br, ओनली 1 कार्बन चेन, यहाँ 2 कार्बन चेन, इससे ज्यादा होगा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा इन तीनों में से, क्योंकि कार्बन चेन बढ़ने से वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है एंड इट इज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी हो जाए वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा हेलोअल्केन्स के अंदर। अब इसी का सेकंड चीज देखो, रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेट चेन एंड द ब्रांच चेन। ये हम कर चुके हैं प्लस वन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहां हमने क्या किया था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होगा। बात समझने वाली है, दोबारा समझ लेना कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होगा। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 पेंटेन बन गया, ठीक है। आप इसको CH2Cl कर दो, ठीक है, क्लोरोपेंटेन हो गया ये। अब ऐसे ही CH3 CH2 CH, यहाँ Cl, यहाँ CH3, ये CH3, ठीक। और एक और ले लो, ये 1 ये 2 3 CH3 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 CH2Cl, ठीक। अब देखो जैसे जैसे ऑल्दो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, दोनों कार्बन चेन बराबर, चलो यहाँ पे इशू नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट एक मिनट, यहाँ पर 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
1 2 3 4 1 2 3 4 जो मेन चेन है वो 4 कार्बन की है, ठीक। यहाँ दोनों के कार्बन चेन बराबर है बिल्कुल ही। ये सेकेंडरी बन गया आपके पास। यहाँ पर ये वाला इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यहाँ ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो गया, दैट्स व्हाई वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, और ब्रांचिंग वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होने वाला है, ठीक। अब इसी के साथ अगर मान लो चलो दोनों में ही ब्रांचिंग हो या दोनों में ही स्ट्रेट चेन हो और नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो, बट डिफरेंस आ जाए एटम का, हैलोजन का। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2Cl, CH3 CH2F, CH3 CH2I and CH3 CH2Br। अब ये आपके पास 4 हैलोल्केन्स हो गए, सबके पास एक एक हैलोजन है, 2 कार्बन है, तो और स्ट्रेट चेन है, ना तो कोई ब्रांचिंग है, ना तो ब्रांचिंग का फर्क है, ना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फर्क है, और एक एक हैलोजन है। तो इस जगह पर हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। देखो जो चीज कॉमन है वो काट दो आप। कॉमन क्या है, ये 2 कार्बन, ये अगर हम निकाल दें तो बचा क्या, ओनली द हैलोजन एटम। तो आपको यहाँ पर ये लेना पड़ेगा, हैलोजन एटम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखो बाकी सब चीजें कॉमन हो गई। फ्लोरीन का साइज सबसे कम, फ्लोरीन से ऊपर साइज क्लोरीन का, उससे ऊपर ब्रोमीन का सबसे बड़ा साइज आयोडीन का। इनकी वजह से अब रेस्ट ऑफ कार्बन चेन का साइज बढ़ेगा, बाकी सब कुछ तो कॉमन है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हैलोजन में सब कुछ कॉमन हो, अगर कार्बन का नंबर सेम हो, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग ना हो, इन दैट केस जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हैलोजन का वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा सेकंड नंबर वाले कंपाउंड का, क्योंकि साइज सबसे कम है। उससे ऊपर किसका होगा, 1 का, क्लोरीन से आगे ब्रोमीन 4 नंबर, और सबसे हाई साइज होगा 3rd नंबर आयोडीन वाले का। तो ये रहा साइज और बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर, ठीक। तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं था, ओनली डिफरेंस था हैलोजन के एटम का, तो हमें उसके साइज पर जाना है केवल, ठीक। तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का एक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपके पास अगर सिंपल कर देता है CH3Cl और ये है साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो बताओ इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और क्यों, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और क्यों। तो देखो इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी सरफेस एरिया बढ़ेगा। सो यू विल राइट दिस क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन will have more boiling point than the chloromethane due to the large number of carbon and high surface area or large surface area, and it has a strong van der Waals force of attraction, that's why its boiling point is larger, ठीक। तो यही हमारे पास कंसेप्ट्स हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जिसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब देखो जरा इसमें समझने की बात और भी, आपको मैंने जो नोट्स दिए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपको प्रीवियस ईयर के, अब उसमें यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया स्ट्रक्चर दे करके या कोई फॉर्मूला दे करके, बट वहाँ ये ऐसे आ सकता है कि वो कह दे क्लोरोब्यूटेन। अब देखो वहाँ लिखा हुआ क्लोरोब्यूटेन, आपको फिर नोमेनक्लेचर आना चाहिए कि क्लोरोब्यूटेन कैसे लिखना है। फिर वो कहेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, फिर वो कहेगा 3 क्लोरोब्यूटेन या 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आपको वो नाम बनाने आने चाहिए। उसी के बाद वो कहकर बताओ इनका बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। जैसे मान लो कहता है क्लोरोब्यूटेन, तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन, इसका मतलब ब्यूटेन मींस 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, और क्लोरो का मतलब फर्स्ट पे ही होगा, इसे दिया नहीं है। तो ये हो गया आपका क्लोरोब्यूटेन।
फिर वो कहेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब कार्बन सेकंड नंबर लेना, कहीं से भी ले लो, चाहे यहाँ से मर्जी अभी आपके बना रहे हो, तो ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। फिर वो कह देता है 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन, देखो 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4, तो सेकंड में मान लेते हैं 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही क्लोरो, बाकी सारा सेम आ गया। तो बस अब आपको ये आता होगा नोमेनक्लेचर करना, तो जाकर के आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट सोल्व कि व्हाट इज द ऑर्डर। ऑर्डर पता होगा आपको, बेसिक पता है, बट यू डोंट नो द नोमेनक्लेचर, तो विदाउट दैट यू कांट डू। अब देखो स्ट्रेट चेन, यहाँ पर क्या आ गई, ब्रांचिंग, यहाँ पर क्या हो गई, ब्रांचिंग और बढ़ गई। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता रहेगा, ठीक। तो ये हमारे पास एक क्लास था जहां पे आपको बॉइलिंग पॉइंट का बताना था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन है, इससे फालतू क्वेश्चन भी नहीं है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल हेलोअल्केन में ही ये क्वेश्चन है, और इस ओनली वन क्वेश्चन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक लास्ट ईयर शायद आया भी था, लास्ट ईयर जो मुझे याद आ रहा है आया हुआ है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो जैसे ये आपके पास दिया हो, ये आप इसका नाम तो क्या होगा, इसको बोल सकते हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर इसको हम ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर है ये, ठीक। एक सेम फॉर्मूला रहेगा बट बेंजीन यहाँ आ गई, 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, और एक तीसरी ये है CL 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है और क्यों, किसका है और क्यों। तो देखो इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मैं गलत बोला है, बॉइलिंग है मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। द रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर इसकी शेप सिमेट्रिक है, और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लोज पैकिंग के ऊपर। जितने पार्टिकल्स क्लोजली पैक होंगे उतना ही उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जितना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी हाई जाएगा। अब क्योंकि स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिक होती है उसमें क्लोज पैकिंग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास किसी भी दीवार में, किसी भी वॉल में ब्रिक्स लगी हुई हैं, अगर सभी की सभी ब्रिक्स एक साइज की हैं, बिल्कुल सब सिमेट्रिक हैं, तो आपकी वॉल जो है वो क्लोजली पैक होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। बट आपके पास कई टाइप की ब्रिक्स हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, साइज भी अलग अलग है, तो आप वॉल बनाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, क्योंकि उनके बीच में क्लोज पैकिंग पॉसिबल नहीं है, स्पेस रह जाएगा, और स्पेस रहने से वो क्या हो जाएगा, आपकी वहां उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेम यहाँ पर है, ड्यू टू द सिमेट्रिक शेप, तो कौन सा है, इसको आप बोल सकते हैं ऑर्थो। देखो ये क्या है, ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। पैरा आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द सिमेट्रिक शेप एंड क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसकी क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होगा। क्यों स्ट्रक्चर क्लोजली पैक है, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक शेप है, दैट्स व्हाई इट विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओनली वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। चलो, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग ये दोनों ही हो गया। अब इसके बाद देखो हमें जो डिस्कस करना है, यहाँ एक बड़ा ही एक अजीब सा एक पॉइंट है हमारा, पोलर, मतलब कि जो आपके पास हेलोअल्केन्स हैं वो पोलर है या नहीं है, इस चीज का भी बड़ा डाउट है। देखो इस क्वेश्चन में ना आंसर जो है वो एक्चुअल में कई बार क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा। देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखो CF, CCl, CBr और कार्बन आयोडीन, ये बॉन्ड होंगे डिपेंडिंग अपॉन द हैलोजन। उसके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब देखो कार्बन और फ्लोरीन में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत हाई है, तो यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी है, थोड़ा कम डिफरेंस हो गया, थोड़ा और कम डिफरेंस हो गया, ये लेस पोलर हो गया।
और ये वेरी लेस पोलर हो गया, क्योंकि यहां देखो ऊपर से नीचे जाते हुए बहुत डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में तीनों तरीके से आ चुके हैं। एक में ये पूछा गया कि दैट why there is very less polarity between the halogen and carbon chain, बहुत कम पोलैरिटी है क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। वो कहां पे आएगा इस केस के लिए, वो कहता है कि why the haloalkanes are polar in nature, तो उसका रीजन क्या आएगा, उसने इसके बारे में बात की होगी। तो यहाँ एक जरा समझ लेना, जैसा क्वेश्चन हो आप उसके रिगार्डिंग बोल देना। जैसे वो कहे why there is less polarity, तो आप कहोगे because of the less difference in electronegativity of the carbon and halogen there is less polarity। अगर उसमें आया why there is high polarity in the haloalkanes, तो आपने आंसर को वैसे ही मॉडिफाई कर देना है, आपने बोल देना है due to the large difference of electronegativity between the carbon and the halogen there is a large polarity। ठीक, और इसी पोलैरिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है वो है हमारा सोल्यूबिलिटी, और ये आप लोग कर भी चुके हो +1 में काफी अच्छे तरीके से, और ये आप लोगों के नोटबुक में भी है 2 यूनिट्स के लिए। अब देखो सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी समझ जाना। अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट नहीं दिया है तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, और वाटर में कोई वही चीज सोल्यूबल होती है जो वाटर के साथ में H बॉन्ड बनाएगी। अगर वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बना रही है वो सोल्यूबल नहीं होगा। इवन बात करें डीजल पेट्रोल की, why they are not soluble in water, because they are not able to make a H bond with the water। और जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, वाटर इज पोलर इन नेचर, तो जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में जल्दी घुलते हैं बिकॉज पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो पोलर सब्सटेंसेस वाटर के साथ में H बॉन्ड बना लेते हैं। अब जरा ध्यान देना इस बात को, सोल्यूबिलिटी को समझते हैं पहली बात तो। अब ये क्वेश्चन भी इस पोलैरिटी की तरह 3 तरीके से पूछा जा चुका है, बड़ा ध्यान देना इसका। एक क्वेश्चन ही पूछा गया why the haloalkanes are soluble in water, फिर नेक्स्ट ईयर पूछ लिया why the haloalkanes are slightly soluble in nature, फिर थर्ड ईयर ये पूछ लिया why the haloalkanes are immiscible मींस बिल्कुल सोल्यूबल नहीं है। तीनों ही क्वेश्चन पूछ लिए सोल्यूबल क्यों है, कम सोल्यूबल क्यों है, और बिल्कुल भी सोल्यूबल क्यों नहीं है वाटर के अंदर हैलोअल्केन्स। तो आपको आंसर को मॉडिफाई खुद ही करना पड़ेगा क्वेश्चन देख करके। अगर क्वेश्चन में कहा गया है why the haloalkanes are soluble in water, तो आप कहोगे because of the polarity, because the haloalkanes are polar in nature, that's why they are soluble in water। क्योंकि haloalkanes soluble क्यों है, क्योंकि वो polar in nature हैं। अगर क्वेश्चन आता है why the haloalkanes are less soluble, तो आप कहोगे because they are less polar in nature, that's why they are less soluble। क्वेश्चन आता है why they are immiscible, not miscible, immiscible means soluble नहीं है, it means आप वहां लिखोगे because haloalkanes are non polar in nature, haloalkanes are non polar in nature। उसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है, ये रहा CCl4, कल ही कहा था मैंने आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अगर आपके पास अगर कपड़े के ऊपर इंक या ग्रीस लग जाए तो ये इसको रिमूव कर सकता है क्योंकि नॉन पोलर है। ग्रीस क्या है, नॉन पोलर। CCl4 भी क्या है, नॉन पोलर। दैट्स व्हाई ड्राई क्लीनिंग में हम इसका यूज करके ग्रीस या इंक को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब देखो बहुत सारे हैलोअल्केन्स हैं, कुछ पोलर भी हैं, कुछ कम पोलर हैं, कुछ हाईली पोलर हैं। तो तीनों के ही क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको तीनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्या उसने पूछा है। ठीक, तो यहाँ तीनों क्वेश्चन आ गए आपके पास कि आप कैसे बताओगे, आंसर दोगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंड का, आपको मान लो दिया हो सोल्यूबिलिटी के लिए, एक दिया है CH3Cl, एक दिया है CH3CH2CH2 CH2Cl, एक दिया है CH3CH2Cl। तो बताओ कि कौन ज्यादा पोलर होगा। अब इसके रिगार्डिंग एक बात समझ लेना, ये क्वेश्चन बार बार आएगा, हर यूनिट में आएगा, पर कंसेप्ट सब में सेम रहेगा। अब देखो अगर तो ये H बॉन्ड बना रहा होता वाटर के साथ फिर तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट यहाँ कोई भी वाटर के साथ H बॉन्ड नहीं बना रहा है। अगर बना भी रहा होता तो तीनों ही Cl हैं,
तीनों ही बना रहे होते। अगर तीनों में ही H बॉन्ड आ रहा है तो उस चीज के ऊपर तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सोल्व तब करो कि कोई फैक्टर अलग हो। अगर ये H बॉन्ड बनाएगा तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, तीनों में क्लोरीन है। तो यहाँ किस चीज पर आप इसको सोल्व करोगे? देखो ये जो कार्बन चेन है, कार्बन हाइड्रोजन चेन, it is non-polar part of this chain and it will increase the insolubility। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी वैसे वैसे हेलो अल्कीन की सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब सबसे हाईली सोल्यूबल ये होगा वाई, बिकॉज इट कंटेन द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसके पास सबसे बड़ा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट है। जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे कम सोल्यूबल ये होगा, सबसे हाईली सोल्यूबल ये होगा। तो ध्यान देना बस एक चीज का, कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता चला जाएगा और सोल्युबिलिटी कम होती रहेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक सोल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन। इसी में ही एक और क्वेश्चन ले सकते हैं सोल्युबिलिटी के रिगार्डिंग, जो हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी लिया था। वो क्वेश्चन ये हो सकता है आपके पास कि ये Cl और क्लोरोबेंजीन, बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा सोल्यूबल है? हु इज मोर सोल्यूबल आउट ऑफ दिस? देन it will be more soluble. Why? Because it has short or small non-polar hydrocarbon chain. But in the chlorobenzene, a large non-polar hydrocarbon chain is there. A large non-polar benzene ring is there, due to which it is insoluble or very less soluble in nature. Although benzene जो है वो एक non-polar solvent है, तो वैसे भी बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास एक लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारे दैट वर लिंक्ड विद द सोल्युबिलिटी। और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, एंड वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम कर चुके हैं +1 में भी, बढ़िया तो समझा कर चुके हैं, फिजिकल में भी और ऑर्गेनिक में भी, कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को देखो शो करते हैं न्यूज से, इज इक्वल टू Q इंटू डी। चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं डायपोल मोमेंट। अब देखो यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चन चार्ज और डिस्टेंस से कम आता है, यूजुअली ये आएगा वेक्टर क्वांटिटी के बेसिस पर। देखो कैसे, अगर हम क्या बात करें, जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये, एक तो CCl4, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये why the CCl4 is non-polar, ठीक, और why it has zero dipole moment। तो CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 है, although there is some difference in the electronegativity of carbon and halogen। CCl bond is polar in nature, वो कह सकता है that C and Cl bond is polar in nature। Although CCl bond is polar in nature, but CCl4 is non-polar in nature and it has zero dipole moment. Explain it. Then you will write that the dipole moment depend on the direction. It is a vector quantity. अब देखो, and because CCl4 is symmetric in nature, it is symmetrical in nature, due to symmetry the dipole moments cancel out each other। इसके dipole moment को ये dipole moment और इस डायपोल मोमेंट को ये डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर देंगे एंड नेट रिजल्ट इज 0। तो यहाँ पे आपको कुछ एक वर्ड्स को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड दैट CCl4 is symmetric in nature, the dipole moment is a vector quantity। in the CCl4 the dipole moments are cancelled out due to the symmetric shape, that's why CCl4 has 0 dipole moment। एक तो क्वेश्चन ये बनता है इसमें, और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास आएगा ये वाला, मे बी यहाँ पर आपको एलिफेटिक चेन दी हुई हो या फिर ये साइक्लिक दिया हो, दोनों में से कोई भी।
तो बताओ कि डायपोल मोमेंट किसका कम है या किसका हाई है। और जरा याद रखना ये हर यूनिट में आएगा, आंसर सबका एक होगा। और क्या इसका याद करने का तरीका है, जहां पर भी बेंजीन रिंग आ गई वहां डायपोल मोमेंट हमेशा कम होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स का डायपोल मोमेंट हमेशा कम होगा, ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। अब ये डायपोल मोमेंट कम क्यों होगा एरोमेटिक कंपाउंड का, उसका रीजन होगा रेजोनेंस इफेक्ट। देखो क्या होगा, इसके पास 3 लोन पेयर हैं। कितने हैं लोन पेयर? 3। ये यहां पर गया, यहां पे क्या क्रिएट हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये हट गया तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया एक, तो दूसरा पार्शियल डबल बॉन्ड बनने से डिस्टेंस भी कम हो गया। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट, न्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। एक तो इलेक्ट्रॉन उठ के चले गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, दूसरा ये बनने से डबल बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गया। दैट्स व्हाई क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट साइक्लोक्लोरोहेक्सेन से ज्यादा कम होगा, बिकॉज इन द क्लोरोबेंजीन due to the dipole resonance effect, the charge and distance both are lower than the aliphatic or cyclic chain। अगर ये ऐसा भी आ सकता था हमारे पास CH3Cl, तो ये ना हो, दोनों ही बात एक सेम आएगी, दोनों में ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कोई रेजोनेंस नहीं है। इन दोनों में बात करोगे, ये वाला है ये वाला, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, दोनों में सेम होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन में क्या है, एक तरफ बेंजीन होगी, एक तरफ एलिफेटिक या आपके पास साइक्लिक चेन होगी, और हमेशा बेंजीन वाले का डायपोल मोमेंट कम होगा। और दो रीजन लिखोगे आप, दैट एरोमेटिक, दैट ऑल्दो यहाँ पे चलो क्लोरोबेंजीन है, कोई भी हो कैसा बेंजीन हो, उसका डायपोल मोमेंट एलिफेटिक सिंपल चेन या साइक्लिक चेन से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, लिखोगे पूरा आंसर को ऐसे, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट the distance decreases and the charge also decreases, so they have less dipole moment। ठीक, तो यहाँ पे हमने आज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म किया है। तो कल हम यहाँ पर आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।